नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी की दूसरी बैठक 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे होगी। इन्होंने यमुना जी को गंदे नाले में बदल दिया। किराड़ी की रैली में बोले योगी ने आप सरकार को घेरा। सैफ अली खान के हमलावर शरीफुल के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले। मुंबई पुलिस को मिला ड्राइविंग लाइसेंस। कैब सर्विस देने वाली दो कंपनियों को नोटिस, अलग अलग फोन में दिख रहे थे अलग फेयर। केंद्र सरकार हमें फंड नहीं दे रही, हम भीख नहीं मांग रहे, बोली सीएम ममता बनर्जी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्राप्त सूचना के अनुसार 4 बजे तक 58% हुए मतदान। नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट में 48%, चनियालीसोड़ में 57%, नगर पालिका परिषद बरकोट में 46%, पुरोला में 67%, नगर पंचायत नौगांव में 72% मतदान हुए। बिहार के गया जिला किसान मोर्चा के सह प्रभारी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा और भाजपा नेताओं ने 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर राम भक्तों को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर मिश्रा ने भगवान विष्णु की पूजा कर भगवान राम लल्ला को नमन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर निर्माण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर न केवल अयोध्या बल्कि समस्त भारतवर्ष के लिए गौरव का प्रतीक है और यह सामाजिक समरसता तथा धर्म की शक्ति का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में भाजपा के अन्य नेता भी शामिल हुए और साथ ही गरीबों को भोजन वितरित किया गया। आज गया के पावन धरती पर भगवान विष्णु भगवान बुद्ध के धरती पर और 11 मोक्ष की धरती पर हम लोग गया जी धाम में आज जो राम भगवान का अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है उसको आज 1 वर्ष पूरा होने के वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग आज विष्णुपद गया आकर हम लोग पूजा याचना किए हैं और हम लोग भगवान से मनोकामना किए हैं। या प्रभु पूरे देशवासियों को एक अच्छी समृद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छी सीख दे और अच्छे समझदारी दे कि मिलजुल कर ये पूरे देशवासी एकता होकर रहे। हम लोग भारत के लोग हम लोग यही भगवान से दुआ और प्रार्थना किए हैं और हम लोग गरीबों के बीच में हम लोग आज खाना का वितरण किए हैं जो कि आज लाचार है, निसहाय है, उनको बीच में दिव्यांग है उनके बीच में जो सब हम लोग जो भी मन से आज भगवान विष्णु का दर्शन करके हम लोग उनसे प्रार्थना किए कि अगर पूरे देशवासी एकजुट होकर आने वाले बिहार में चुनाव में जो हम लोग ये भी प्रार्थना किए भगवान से कि आने वाले चुनाव में एनडीए की ही सरकार बने क्योंकि बिहार वासियों को सुख और समृद्धि प्रदान हो। मैं डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा भाजपा नेता बिहार। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर घोषणा पत्र में जनता से सुझाव लेने की बात को प्रचारित किया था। इसके लिए बकायदा टीएस बाबा जगह जगह घूमे थे, लेकिन इस बार नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जनता को दरकिनार किया है। कांग्रेस पार्टी और उसके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज जनता से भाग रही है और जनता के बीच जाने से डर रही है। आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। इसका सीधा सा विषय यही है कि कांग्रेस में अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो जनता की अदालत में जाए और जनता से जाकर सीधा पूछे कि हम घोषणा पत्र करने वाले हैं, चुनाव है, इसमें आपकी क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है। और इस नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो जनता से कन्नी काट रही है। मेरा पहला सवाल यह है दीपक बैज जी से, क्योंकि आजकल दीपक बैज ही ज्यादा बोलते हैं, बाकी लोग तो बोलने की स्थिति में नहीं जो सरकार में थे, तो दीपक बैज जी ही बोलते हैं। तो दीपक बैज जी से मेरा इतना प्रश्न है कि जनता से वो इतना क्यों डर रहे हैं, ये दीपक बैज जी को आकर बताना चाहिए।
लेकिन थोड़ा सा मुझे जो जानकारी लगती है वो इसलिए नहीं, जिसका उल्लेख मैंने किया कि 2018 का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी था उनका, उसी की बात करते थे और जीतने के बाद भी उसकी बात करते थे। लेकिन 2018 के जो घोषणा पत्र में जो विषय थे, उन विषयों पर आपको मालूम है, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात करें, चाहे स्व सहायता समूह की बहनों को ऋण माफ करने की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, सैकड़ों ऐसे वादे उन्होंने किए थे जिन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है डर उनको ये है कि जनता के बीच में जाएंगे तो 2018 के जो सुझाव थे उसके बारे में जनता इनसे पूछेगी आखिर उसका क्या हुआ 5 वर्ष में। खैर, जनता ने तो परिणाम दे दिया और सरकार बदल गई। तो सीधा सा ये है कि जनता से भागना और जनता के बीच जाने का डर है। अखबारों में जो प्रकाशित खबर आई है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है, उसमें जनता की सोच, जनता की मांग, जनता का संकल्प नहीं है। आखिर ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया? इसका सीधा सा जवाब यही है कि जनता के बीच में वो जाने की स्थिति में नहीं है। मैंने पिछले 5 वर्ष का भी उल्लेख किया। चलाते समय जनता के कामों को उन्होंने किया नहीं। जनता के बीच से जाने का, घबराने का एक कारण यह था कि वादे पूरे नहीं किए। दूसरा कारण यह था कि भ्रष्टाचार जो जमकर हुआ, और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस का विजन ही भ्रष्टाचार है। इस नगरीय निकाय में यदि कब्जा करने का कोई बयान आता है तो बयान तो सामने दिखाई देता है, लेकिन पीछे यही है कि 5 साल हम कब्जा करके किस तरीके से हम भ्रष्टाचार करें। रायपुर का उदाहरण आपको मालूम है। मैं तो खुले तौर पर पूछता हूं कि कितना भूपेश बघेल जी ने नगर निगम रायपुर को ही बता दें कि 5 वर्षों में उन्होंने कितना फंड दिया या हमने 1 साल के अंदर में कितना दिया। अभी कंपेयर कर ले, कंपेयर करने की, तुलना करने की भी कोई स्थिति किसी के पास में नहीं है। कोई भी कांग्रेस का नेता ये बताने की स्थिति में नहीं रहेगा कि उन्होंने नगरीय क्षेत्रों के अंदर में क्या किया है। कांग्रेस का संकल्प केवल कुशासन है और जनता तो खैर जाने के ही उसका परिणाम बताया है, और इस बार भी इस कुशासन का जवाब निश्चित तौर पर इस चुनाव परिणाम के अंदर में मिलेगा। हमने कल, जैसा मैंने कहा कि हमारी सरकार ने 1 वर्ष पूरा किया है, हमने 1 वर्ष पूरा किया है और 1 वर्ष की बात को भी हम लगातार बता रहे हैं। इस चुनाव में भी बताएंगे, हमारे घोषणा पत्र में रहेगा क्या करना है वो तो है, लेकिन हमने क्या किया केवल 1 वर्षों के अंदर में हमने, जबकि ये पूरे चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद हमारे संगठन के चुनाव, संगठन के बाद में नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। लेकिन जो प्रमुख, जो हमने जो वादा किया था, उन वादों को हमने पूरा किया है। और इसी तर्ज पर नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत में जो हमारे घोषणा पत्र में जो चीजें समावेश करेंगे जनता के अनुरूप, उसको बहुत शीघ्र हम क्षेत्र में, क्योंकि हमारा यह कहना है कि हमारी सरकार नहीं, 1 वर्ष नहीं, इस प्रदेश की जनता का 6 वर्ष का समय खराब हुआ है, 6 साल का डेवलपमेंट खराब हुआ है। 5 साल जो उनका था और पहले के जो चुनाव के समय रहते हैं, इन 1 वर्षों में हमने उसको बहुत कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन अब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, ये तमाम प्रकार के विषय हैं। जो जल जीवन मिशन है तो केंद्र का, लेकिन उस जल जीवन मिशन को भी पूरा नहीं कर पाए। पैसा नहीं है, ये नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें, अपने शेयर जो मनी है उसको नहीं दे रहे हैं कि लोगों का मकान बन जाए। ये चंद मैं कुछ उदाहरण आपको बताया हूं। कल इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसका उल्लेख फिर से मैं एक बार कर देता हूं। आप लोगों ने तो नोट किया ही होगा कि 9111014400 9111014400। QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ईमेल से जो हमारा morsujav@bjpcg.com, ये भी एक हमारा मेल है, मेल में भी आ सकता है। और इस सबसे जो आम जनता के प्रति जवाबदेही वाली, मैं कह सकता हूं, तीनों सरकारों को तो जवाबदेही है ही जनता की, लेकिन सबसे प्रमुख जवाबदेही जिसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं, राशन, पानी, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, स्कूल, नाली, पानी, बिजली, जो हमारी मूलभूत 90% जनता की यही आवश्यकता रहती है। इस विषय पर भी कांग्रेस कितनी गैर संवेदनशील है, ये इससे बहुत स्पष्ट तरीके से कांग्रेस को, माफी की थी, मैं क्या बात करूं, माफी मांगना चाहता हूं घोषणा पत्र के इस विषय को, क्योंकि पिछली बार 2018 में बहुत उठाया था इन्होंने कि हम घर घर गए हैं, उनके पास गए हैं, टीएस बाबा थे, मेहनत भी किए होंगे, उसका लाभ भी मिला है। गंगा जल है ना, गंगा जल की कसम खाए, क्या किए क्या नहीं किया, उसका तो परिणाम मिल गया। तो आज मेरा यही 3 प्रश्न से है। मैं तो आरोप लगाता हूं कि जनता से कांग्रेस डर चुकी है, घोषणा पत्र का सुझाव नहीं मांग रहे हैं, मतलब जनता के बीच में जाने की इनकी स्थिति नहीं है, पहला। दूसरा, नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस जनता से कन्नी काट चुकी है, उनको परिणाम मालूम है कि क्या होना है, इसलिए हम मेहनत क्यों करें, जब परिणाम ही नहीं आना तो मेहनत क्यों करें। और तीसरा, दीपक बैज, जो आजकल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका में कम नजर आते हैं, प्रवक्ता के रूप में ज्यादा दिखाई देते हैं, उनके लगातार बयान आते हैं। दीपक बैज बताएं
कि जनता से आखिर उनको इतना डर क्यों लग रहा है, वो स्वीकार करें, जनता से माफी मांगे और फिर चुनाव को बीच में आए। ये आज का विषय था और बड़ा संवेदनशील विषय है। ये विषय केवल कांग्रेस और बीजेपी के आरोप का नहीं है, ये जनता के मत और जनता के सुझाव है। सुझाव जो होते हैं उसका अपमान है ये कि आपने जनता से भी कोई सुझाव नहीं मांगा। खबर गाजीपुर से है, जहां हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन रुचि गोयल से ठगी के आरोप में गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा से पूर्व विधायक सुभाष पाशी को मुंबई से हरदोई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है और उनकी पत्नी भी गायब है। सुभाष पाशी पर 2 लोगों से ठगी का आरोप है। सुभाष पाशी पूर्व में बीजेपी में शामिल हुए थे और चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा निर्गत एक आदेश का पालन किया है। यह आदेश सुभाष पासी और रीना पासी के विरुद्ध जारी हुआ था। दोनों के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू हरदोई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जारी किए थे। 3-4 बार इनके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी किए हुए थे। इस संबंध में हरदोई पुलिस की टीम मुंबई रवाना की गई थी। 9 जनवरी को ये एनबीडब्ल्यू निर्गत हुए थे। टीमें रवाना की गई थी, वहां पे उनको गिरफ्तार करके, सुभाष पासी को गिरफ्तार करके लोकल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए। 21 तारीख को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली थी और इनको सुभाष पासी को हरदोई पुलिस द्वारा सकुशल कल हरदोई लाया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इनकी पत्नी के विरुद्ध भी एनबीडब्ल्यू निर्गत है। ये 2 साल पुराना केस है, 2023 का धोखाधड़ी का केस है, जिस संबंध में माननीय न्यायालय कई बार आदेश दे चुका था कि माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत होना, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं हो गए थे। इसी संबंध में दोनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू निर्गत किया गया था, जिसका अनुपालन हरदोई पुलिस द्वारा किया जाए। खबर हरियाणा के जिंद से है, जहां लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से बातचीत करते हुए जिंद डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि पुराने बस अड्डे की जमीन जो अभी रोडवेज के अधीन है, इस जमीन पर एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, एक ऑडिटोरियम और फायर ब्रिगेड कार्यालय बनना जाना प्रस्तावित किया गया है। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हाँ, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। इसमें हमने 2 चीजें प्लान करी हैं कि क्योंकि ये बिल्डिंग जो है अभी भी रोडवेज के अधीन आती है, तो रोडवेज से हमने एक प्रपोजल मांग लिया है कि इस बिल्डिंग को आप कंडम कराने की प्रोसेस इनिशिएट कर दें। प्रोसेस में चालू करने में ऐसा कार्रवाई करनी होती है कि PWD&R जो है इसको कंडम घोषित करेगा। कंडम घोषित करने के बाद इस बिल्डिंग को हम डिमोलिश कर देंगे। इसके साथ साथ हमारे इसमें 2-3 प्रपोजल साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए हैं। उसमें हमारा एक तो कोशिश ये है, माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय भी इसमें इंटरेस्टेड है कि इसमें एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाए, जो लोगों को, जो जींद के लोगों को एक सुविधा प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ एक प्रपोजल इसमें ये भी है, क्योंकि ये करीब 14 या 16 एकड़ जमीन है, इसमें एक प्रपोजल ये भी है कि इसमें एक ऑडिटोरियम भी आ सकता है। अच्छा, जो कल्चरल एक्टिविटी किसी को करनी है तो वो ऑडिटोरियम यूज किया जा सके। तीसरी एक चीज हम इसमें ये चाहते हैं, तीनों प्रोजेक्ट एक साथ भी आ सकते हैं इसमें, कि कुछ हिस्से में, क्योंकि आप देखते होंगे जींद का जो फायर स्टेशन वो शहर के अंदर है, तो हम उसको कोशिश ये करते हैं JD7 पे किसी प्रकार से आ जाए, सो दैट, क्योंकि JD7 आपका मिनी बाईपास है, तो आने वाले समय में लोगों को वो भी सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ हमने पीछे, और मैंने और माननीय जो हमारे SP महोदय हैं, उन्होंने भी, हम लोगों ने ये कोशिश करी है इस प्रकार की कि हम इसमें कुछ राहगिरी टाइप का कोई एक्टिविटी चालू करें, सो दैट राहगिरी में हम पब्लिक क्लेम करती है उस जगह को, तो कोई अगर कोई नशेड़ी व्यक्ति है इस प्रकार का है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, कोई असामाजिक तत्व है इस प्रकार के, तो उन लोगों को बाहर निकाल के हम पब्लिक को इस प्रकार की चीज सौंपे। तो उसमें पहला हमारी कवायद यही है कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाए, क्योंकि कंडम है, किसी काम की नहीं है, अदरवाइज भी नुकसान हो सकता है, और अदरवाइज एक बार डिमोलिश होने के बाद ये शहर के लोगों के काम आ सकता है। खबर गुजरात के अमरेली से है, जहां लिलिया पथक में तेंदुआ का खौफ छा रहा है। तेंदुआ आए दिन लोगों और जानवरों पर हमला कर रहा है। लिलिया के पूजा पंथर गांव में एक तेंदुए ने मालधारी समुदाय की भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया और 20 से ज्यादा भेड़ बकरियों को मार डाला। पूंजापुर में सरपंच ने वन विभाग से तेंदुए को मारने की मांग की है। મોટાભાઈ શું ઘટના ઘટી વાત કરો ને। ઘટનામાં ગોવિંદભાઈ રામભાઈ નો જોક છે, એમાં રાત્રે 2:30 વાગ્યા હોય કે જે ટાઈમ હોય, દીપડો જનાવર પડી ગયો, 26 નંગ જેવું મારી નાખ્યું, 107 નંગ ઘાયલ કરી નાખ્યા। એમાં શું શું છે? ગાઢ છે, બકરા છે, કોઈ એના બસોળિયા છે। આ ક્યારે ઘટ્યું ઈ? રાત્રે બની ગયેલું। એ ભાઈ કાંઈ હું આવે જ છે, પણ આજે એને મજા નહોતી, ન આવ્યા।
यूपी के हस्तिनापुर में 128वीं सुभाष चंद्र बोस जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां स्कूली बच्चों ने मनोरंजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समाज सेवी सुशील नगर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। थाना अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने सुभाष चंद्र बोस से बलिदान पर प्रकाश डाला और बताया कि देश की बड़ी फोर्स उनकी देन है। मौजूदगी हस्तिनापुर के बंगाली चौक पर है, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई है। ये 128वीं जन्मतिथि यहाँ मनाई गई है और आपको बता दें, हस्तिनापुर क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष ये जयंती मनाई जाती है, जिसकी जो कार्यकर्ता क्षेत्र जो देखते हैं वो हमारे समाज सेवी सुशील नागर जी इस कार्य को देखते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जयंती जो मनाई जाती है उसमें यहाँ बहुत से बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने यहाँ भाग लिया है, हमारे अधिकारियों ने भाग लिया है। आइए इस संबंध में हम अपने जो यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सर, ये हमारे सर जो आपने ये प्रोग्राम किया है, इसके बारे में मतलब क्या संदेश देंगे? इसके बारे में मैं पहले तो नगर वासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को और पूर्ण देशवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी से एक अनुरोध करता हूं कि माननीय हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी के पचिनों पर चलें। और मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा इस अपने क्लब के बारे में कि हमारे अंकल जी थे श्री केएल बनर्जी साहब, जिन्होंने 1966 में यहाँ पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना की और वो बराबर जो है वो कार्यक्रम करते आ रहे थे। मैं 1998 से जुड़ा इस क्लब से, तो मेरे को जो अंकल थे बनर्जी साहब, उन्होंने मेरे को अध्यक्ष बनाया। तो अध्यक्ष कोई बड़ी चीज नहीं होती, अध्यक्ष कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक हम कार्य करता है, क्योंकि हम नेताजी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो नेताजी का जन्मदिन हर वर्ष जो है आप सभी लोग जानते हैं कि हम मनाते हैं। और पिछले साल जो हमारे अंकल थे केएल बनर्जी साहब, उनका स्वर्गवास हो गया है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो उनको अपने चरणों में निवास दें। और इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि नेताजी के पचिनों पर चलें। और बच्चों के लिए एक संदेश है कि नेताजी ने अपने देश के लिए, जो उस समय आईसीएस परीक्षा होती थी, जो इस समय आईएएस है, तो उस समय जो आईसीएस जो थी वो इंडियन सिविल सर्विस थी, अब जो है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसको भी छोड़ करके अपने देश के लिए कुर्बानी दी। और लोग कहते हैं कि वो मतलब कहने का शहीद हो गए, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम नेताजी को कभी नहीं मानेंगे कि वो शहीद हो गए। वो हमारे लिए हमेशा जीवित हैं, जिंदा हैं, क्योंकि उनका कोई प्रत्यक्ष नहीं है। तो मैं अपने देशवासियों से यही अनुरोध करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं एक संदेश देना चाहूंगा, अपनी तरफ से नम्र निवेदन है मेरा कि वो नेताजी सुभाष जयंती पर 23 जनवरी के अवसर पर जो है अवकाश रखें। पूरे राष्ट्र में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका एक व्यक्तित्व था, जो एक महापुरुष थे, जिनकी वजह से आज पूरा देश खुले में सांस ले रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि 23 जनवरी को ये जो है पूरे देश में अवकाश हो। जय हिंद, जय भारत। हमारे सुशील नागर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। अभी हमारे साथ मौजूद है गन्ना समिति के चेयरमैन विनोद भाटी जी, इनसे भी संबंध में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सर, जयंती के संबंध में कुछ देशवासियों को क्या आप अपना संदेश? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, अपने नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और आप लोगों को सभी को मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जो भूमिका रही है हमारे देश को आज़ाद कराने में, वो सर्वोपरि है। और भारतवर्ष का हर नागरिक उनका ऋणी है, क्योंकि उन्होंने वो कार्य किया कि कोई साधारण व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। उन्होंने एक बहुत बड़ा उस टाइम निर्णय लिया, अपनी सिविल सर्विस छोड़ करके उन्होंने देश सेवा, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि समझा और उन्होंने वो कार्य किया। उसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज़ाद हिंद फौज बनाई, उसके बाद लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद किया। लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। तो मेरा मानना भी यही है, जो सुशील नागर जी कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में है, वो आज भी हमारे बीच में है। वो उन्हें हम शहीद नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कोई प्रमाण ऐसा सरकार के पास है और न ही किसी के पास है कि जो वो कहीं चले गए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सूचना और सांस्कृतिक विभाग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती धूमधाम से मनाई।
उन्होंने दीप प्रज्वलित कर और नेताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर चुचुड़ा एसडीओ समिति शानेले शुक्ला और नगर पालिका के चेयरमैन अमित राय समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमित राय ने नेताजी को प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनका नारा आज भी युवाओं में जोश भरता है। আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম দুটি ধারাতে সংগ্রামের ভেতর দিয়েই একটি সত্যাগ্রহ এবং একটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিনয় বাদল দীনেশ মাতঙ্গিনী হাজরা এবং এই জেলার ভূপতি মজুমদার নগেন মুখার্জি গৌর হরিশ্রম এবং হামিদুল হক সিরাজুল হক যারা এখানে থেকে নেতাজির লড়াইকে সমর্থন করেছিলেন এবং জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ উনি প্রয়াত হয়েছেন, উনিও এই লড়াইয়ের ভেতরে ছিলেন। সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর নেতাজি যিনি সশস্ত্র সংগ্রাম চেয়েছিলেন এবং আপনারা জানেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করে উনি ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা 15ই আগস্ট 1947 তার আগেই ভারতবর্ষের কয়েকটি অংশকে স্বাধীন ঘোষণা করেছিলেন। আন্দামান এবং ত্রিপুরার একটি অংশ ইম্ফলে। এই স্বাধীনতা যে স্বাদ ভারতবাসীকে উনি শুধু দেখাননি, উনি ভারতবর্ষের অর্থনীতি কিভাবে চলবে, তার জন্য সমাজতান্ত্রিক পথে কিভাবে ভারতবর্ষের অর্থনীতি তৈরি হবে এবং নেতাজি এটাও লিখে গিয়েছিলেন কিভাবে পৌরসভাগুলো মানুষের কাজ করবে, তার অত বছর আগে সেটাও কিন্তু উনি রচনা করে গিয়েছিলেন। তার অন্তর্ধান নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন, কিন্তু আমি মনে করি নেতাজি তিনি দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র শক্তিকে সংগঠিত করে ভারতবর্ষের কে স্বাধীন করার জন্য যে সংগ্রাম তাকে যুক্ত করার জন্য উনি সেইখানে গেছিলেন এবং তারপরে তিনি এক সাধুর কাছে গেছিলেন এবং সেসব ইতিহাস আছে। কিন্তু আমরা নেতাজির ব্যাপারে আবেগতাড়িত, যুব সমাজ আবেগতাড়িত এবং যুব শক্তি সবাই নেতাজির এই সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আজকে হুগলি জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এই নেতাজির জন্মদিন পালন করছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আসার পর এই সরকারিভাবে ডিএম এর অফিসে এই অনুষ্ঠান কিন্তু পালন করা শুরু হয়েছে। এর আগে যখন বিভিন্ন সরকার এসছে তারা কিন্তু সরকারিভাবে ডিএম এর অফিসে এই অনুষ্ঠান কোনোদিন পালন করেনি। সেই জন্য আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। নেতাজিকে প্রণাম, শ্রদ্ধা এবং তার লড়াইকে মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে আমার। महाराष्ट्र में किरीट सोमया ने अकोला जिले में 15,845 बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में एक सरकारी पत्र का हवाला दिया जिसमें अकोला जिले से जारी कुल जन्म प्रमाण पत्रों की जानकारी दी गई है। हालांकि पत्र में फर्जी प्रमाण पत्र का कोई जिक्र नहीं है और प्रशासन ने कहा कि 107 आवेदन खारिज किए गए और 4,844 आवेदन अभी भी प्रलंबित है। कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान ने सोम्यो में आरोप लगाते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बहुत गंभीर आरोप मौजूदा सरकार के ऊपर किरीट सोमया जी ने लगाए। मुझे खुशी इस बात की है कि वो सरकार में रहने के बावजूद भी अपनी सरकार के ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाए, सरकार को और यहाँ के जितने भी अधिकारी है, कलेक्टर साहब है, महानगर पालिका के कमिश्नर है, उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए। और ये बहुत गंभीर बात है कि बांग्लादेशी हमारे देश में घुस आए, उनको ऐसा लगता है तो उसकी सानिशा होनी चाहिए, उसकी जानकारी उसकी पूरी तह तक जाना चाहिए और ये आरोप का उन्होंने खंडन करना चाहिए। और मैं किरीट सोमया जी का मैंने कल भी दूसरे चैनलों के माध्यम से उनका स्वागत किया हूँ और आज भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने बेबाक तरीके से इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जो आरोप लगाए, उस बात का जवाब तो अमित शाह जी को देना चाहिए कि आपके रहते हुए लोग कैसा बांग्लादेश से इस देश में आ रहे हैं। वहाँ की प्रधानमंत्री हमारे देश में आके बैठी, कहीं उनकी तो चाल नहीं है कि सारे बांग्लादेशी को यहाँ घुसा रहे हैं सब मिलकर। तो इसका पूरी तरह इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरा खुलासा होना चाहिए, क्योंकि अकोला की जनता भी भयभीत है कि भाई बाहर के देश के लोग अपने गांव में अपने ज़िले में घूम रहे हैं। ये हकीकत कितना है उसका पर्दाफाश होना चाहिए।
देखिए, किरीट सोमैया जी ने आज तक जिन जिन लोगों पे आरोप लगाए, इस मौजूदा सरकार ने ईडी के द्वारा उनके ऊपर गुना दाखिल कर कर उन पे इंक्वायरी की और उनकी बात को गंभीरता से ली। तो मुझे लगता है कि आज भी किरीट सोमैया ने जो आरोप लगाए, सरकार आज भी उतनी गंभीरता से लेंगे जितनी उन नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। इसका भी खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा अध्यक्ष है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि ऑटो में धांधली हुई है। उन्होंने तो कोर्ट पे केस भी कर दिया है। वो कोर्ट के माध्यम से अब ये जवाब तो यहाँ के प्रशासन को देना चाहिए कि सही बात है कि ये ऑटो में धांधली हुई या नहीं हुई। उसके बाद में यहाँ बांग्लादेशी आए या नहीं आए, ये तो कलेक्टर महोदय ने बहुत तुरंत सब काम छोड़ के इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोर्स लगाकर इसका खुलासा जल्द से जल्द कर देना चाहिए। झारखंड के रांची में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर पूरे राष्ट्र ने उन्हें नमन किया और इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी ने देश की आजादी की लड़ाई को नई ताकत दी और उनका हमेशा नाम अमर रहेगा। इस देश का एक ऐतिहासिक दिन के रूप में हम सब लोग मनाते हैं और आप सबको मालूम है कि आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती दिवस है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग और आम लोग नेताजी को याद करते हैं और खास तौर पर झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में इनका खासा प्रभाव रहा है। कई महत्वपूर्ण जगह है जहां पर नेताजी के इस राज में उपस्थिति हुई है और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ऐसे महान विभूति हमारे बीच में जन्मे और इस देश के लोगों को एक आत्मविश्वास, एक ताकत देने का, एक आवाज देने का इन्होंने काम किया और आज हम लोग यहाँ पहली बार नहीं, हमेशा से यहाँ इस दिन को उपस्थित होते रहे और मैं समझता हूँ जब तक ये देश रहेगा तब तक नेताजी का नाम अमर रहेगा। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। मंत्री असीम अरुण बोले, बाबा साहेब के संविधान ने देश को किया एक, अब मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बन रहा देश। मंत्री ने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष कहा, संविधान हाथ में लेकर चलने से कुछ नहीं होता, इसे मानना पड़ता है। पार्टी कार्यालय पर मंत्री ने पत्रकारों से की बातचीत। संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में डिप्टी सीएम होंगे सम्मिलित। संविधान गौरव अभियान बहुत ही व्यापक तौर पे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव तक हम लोगों ने पहुंचाया है। कल इसका एक बड़ा कार्यक्रम कन्नौज में आयोजित हो रहा है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य कि प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और पूरे कानपुर क्षेत्र से इसमें साथी इसमें जुड़ेंगे। कल 11 बजे पीएसएम कॉलेज कन्नौज में ये सभा होगी और इसके लिए सारे प्रबंध किए जा चुके हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि संविधान जो बाबा साहब ने हमको दिया वो हमें आज एक भारत बनाने में सफल हुआ है
और अब मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने की यात्रा शुरू हुई है। ये विकसित भारत की यात्रा कैसे होगी, इसके ऊपर चर्चा होगा। साथ साथ कोई भी परिवार पीछे ना छूटे, इसके लिए चर्चा होगी और आगे के लिए हम अपने संकल्प दोहराएंगे। संविधान को जो लोग केवल हाथ में लेके चलते हैं वो सही बात नहीं है। संविधान के रास्ते पे चलना सही बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ऐसा किया है और इस अभियान के जरिए इसको और ताकत हम लोग दे रहे हैं। झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति भारत के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को सरना आदिवासी समाज की समस्याओं और मांगों का ज्ञापन सौंपा और समाधान की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरना आदिवासी समाज की संस्कृति और अधिकारियों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 स्थित पानी की टंकी के पास एक 24 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर जांच कर पुलिस जांच में जुटी। बता दें कि इसके हाथ पर समुदाय लिखित हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाकी की बातों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अपना परिचय बताइएगा। हम क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं पनारी से ओबरा। आज यहाँ महिला का शव मिला है कि क्या जानकारी आपको है? इसकी जानकारी ये मुशहर के रूप में कल ही देखा गया था कई लोगों राहगीरों के द्वारा और आज यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी बॉडी मिली। ओबरा थाना यहाँ पर आई हुई है और इसकी जांच हो रही है। अभी पहचान नहीं हो पाया है। किस स्थिति में महिला थी ये कल? कल नशे की हालत में थी। लोगों द्वारा बताया गया कि नशे की हालत में थी और इसके साथ भी 1-2 लोग थे और उन लोगों से पूछा गया तो लोग दतवन तोड़ने और जंगल में लकड़ी के बहाने मतलब यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे ऐसी भी समस्याएं आती है जैसे यहाँ पे भलुआ टोला है, बस्ती है, तो ये जो क्षेत्र होता है ओबरा में पड़ता है, लेकिन हम लोग का जो इस पहाड़ी उस पार जब जाएंगे तो चौपन थाने में पड़ता है। तो यहाँ पे सूचना हम लोग हालांकि नहीं दे पाए, लेकिन ऐसे जो स्कूल की बच्चियाँ भी हमारे यहाँ बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, बड़ी बड़ी बच्चियाँ इंटर में, उनको भी दिक्कत होती है। जो आए दिन यहाँ बैठ के लोग जो है नवयुवक शराब पीते हैं। क्या ये जानकारी आपने कभी प्रशासन को दी? नहीं दे पाया क्योंकि वही थाने वाला मामला है। हम लोग का चौपन थाना। आगे के लिए प्रशासन से क्या सहयोग मांगना चाहते हैं? हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि यहाँ प्रतिदिन लगातार कुछ दिनों तक गश्त कराए, रात में भी कराए 7-8 बजे तक और दिन में भी 1-2 बार कराए, ताकि आने जाने की जो बच्चियां हैं, क्योंकि ज्यादातर इधर की बच्चियां ओबरा में ही पढ़ते हैं सब और लड़के भी पढ़ते हैं, उनको सुविधा होगी। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज यहाँ पे एक बॉडी मिली है, उसकी जानकारी क्या है आपको? पूरी जानकारी इसकी तो विशेष हम लोग की जानकारी नहीं, लेकिन कल वो राहगीरों द्वारा हम लोग देखे थे सड़क में आते जाते समय, उसके साथ 2 व्यक्ति थे जो कि पति पत्नी बता रहे थे और पता अपना चुनार बता रहे थे। और आज वही लड़की है जिसका वहाँ हम लोग बॉडी संदिग्ध एक्सीडेंट देखे तो प्रशासन को सूचना किया गया कि बॉडी कौन देखा है? बॉडी मौके पे ये लकड़हारे देखे हैं और सूचना की है, तो इधर आसपास में हलचल मचा तो फिर लोग आके यहाँ देखे। क्या ये जानकारी मिलता है कि आपके ग्रामीण रास्ते में हमेशा बाहर के लोग आके शराब भी पीते हैं? जी इधर बगल में बस्ती है, उससे उधर से गजेड़ी नशेड़ी इस प्रकार के लोग आते रहते हैं और उधर कई बार ऐसा लूट छपेट इस प्रकार का घटना। क्या ये सूचना आप कभी ने प्रशासन को दिया? नहीं, इधर तो हम लोग ये ओबरा क्षेत्र में आता है, हम लोग का थाना चौपन पड़ता है, इसलिए हम लोग कभी ऐसा सूचना नहीं हुआ है। जब घटनाएं होती हैं तो इसका जांच पुलिस द्वारा किया गया है कई बार। ये लड़की, इसकी उम्र मुझे लग रहा है कि 24-25 साल के आसपास होगी। लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन से यहीं पर ही घूमती हुई देखा गया इसको। आज दोपहर में इसकी यहाँ पर डेड बॉडी मिली है। इसके हाथ पर माला सुदामा लिखा हुआ है। प्रथम दृष्टया कोई घटना ऐसे नहीं दिखाई दे रही है कि कोई इसके साथ अपराध किया गया हो। लोगों ने बताया कि ये शराब पिए हुए थी कल में, तो हो सकता है कि उसी के लेकर रात में बेहोशी हालत में गिर गई हो, या फिर भी आगे की जो भी बातें होंगी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है और अभी इसकी शिनाख्त कराई जाएगी। सर मामला था सर कि इनके साथ 2 लोग सर बाहर के लोग सर थे, वो पति बता रहे थे कि मेरी वाइफ है वो। हाँ, तो उस बिंदु पे भी जांच की जाएगी।
जो भी पहले यही शनाख्त का प्रयास किया जाएगा। शनाख्त होने के बाद जो भी होगा उसकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बताता चले कि बिहार अकादमी संस्थान बूथ नंबर वार्ड नंबर 47 संख्या पर 146, 147, 148 नगर निकाय चुनाव जनता 24 न्यूज़ और मैं हूं मतदान केंद्र में और यहां पे जानेंगे जनता से कि जनता किस तरह से नाराज होकर बगैर मतदान दिए हुए भी जा रहे हैं। और हमारे साथ जनता जुड़े हुए हैं, चौहान जी और चौहान जी से जानेंगे। सर, पल्स 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, आप बताएंगे जो मतदान केंद्र है यहाँ पे और जनता किस तरह से नाराज हो रखे हैं। सर, वार्ड नंबर 47 के बूथ नंबर 146, 147 और 148 सर, ये यहाँ पे जो है ना, जब से हम सुबह 8 बजे से लगातार हैं, अब तक भी हैं, लेकिन कुछ बंदे हमारे, कुछ के ज़्यादातर बंदे अभी तक यहाँ वोट नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि लंबी लाइन इतनी लगी हुई है। स्टाफ जो भी पीठासीन अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, उनके अंदर में जितने भी अधिकारी जितने भी वो मतलब कि बैलेट पेपर वगैरह फाड़ रहे हैं, मतलब कि निशान चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं काम कर रहे जिस स्पीड से और जो क्षेत्रों में बूथों पे हो रहा है। और बूथों में जो है 60% के ऊपर पोलिंग हो चुकी है। यहाँ 50% भी पहुँचने में मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। और हमने मतलब कि अभी हमारे एक सुधीर कुमार पत्रकार भी आए थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था इस तरीके से बढ़ा दी है। और जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं जितने भी, वो भी ये सोच रहे हैं कि मतलब कि चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो भी इस बात से बहुत परेशान है, साथ में चाह रहे हैं कि मतदान जो है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भीड़ लगी हुई है वो, लेकिन 1-2, 2-2.5, 3 घंटे उन्हें लग रहा है एक वोट डालने में। और जो बीमार हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए व्यवस्था कोई इस तरीके से नहीं बनी हुई है और सब लोग बेहद परेशान हैं। वोटिंग पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारा समय बढ़ाई जाए, कम से कम 2 घंटा बढ़ाई जाए सर, ताकि जो है यहाँ का मतदान अच्छी तरीके से हो सके। जो यहाँ के लोग हैं वो अच्छे, जो भी पार्षद को चुनना चाहते हैं, वो एक निर्विरोध बहुत सबके सहयोग से एक अच्छा पार्षद बने, जो इस कार्य क्षेत्र को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके। कोटद्वार नगर निगम में 38% मतदान, पौड़ी से 53% मतदान हुए, श्रीनगर में 57% मतदान हुए, दुगड़ा में 76% मतदान हुए, थैरीसैंण में 71% मतदान हुए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।